बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कुरतराइन बख्श। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, वीक का आज आखिरी रोज़ होता है जिस दिन प्रोग्राम आता है और मुस्कुराती सुबह के साथ हम आपके साथ हाजिर होते हैं और यहाँ पर बैठकर हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं और रोज़ नया मौजू, नया टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि आप लोग भी ऐसे टॉपिक को पसंद करते हैं जहाँ पर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और जो कि आप लोग के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सके। तो कोशिश करते हैं कि ऐसे टॉपिक को ढूंढ के लाया जाए और ऐसी चीज़ें जो है वो प्रोग्राम के थ्रू आउट डिस्कस की जाएं जो कि आपके लिए जो है वो अच्छी साबित हो सके और इन फ्यूचर आप लोग उससे कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकें। तो हमारा आज का भी ऐसा ही मौजू है, क्योंकि जिस तरीके का वेदर चल रहा है, आप देख रहे हैं सर्दियों का आगाज़ हो गया है और जो लोग जो है वो सर्दी का वेट कर रहे थे और फाइनली उनका वेट ख़त्म हो गया है, क्योंकि मौसम तो पहले से ही तब्दील हो रहा था, वेदर चेंजेस तो पहले से ही आ रही थी, लेकिन अब जो है बाकायदा तौर पर एक सर्दी की जो महक होती है या सर्दी की जो फीलिंग होती है वो रातों को अब महसूस होने लग गई है कि हाँ भाई सर्दी आ गई है और ब्लैंकेट्स वगैरह सबके निकल गए होंगे और सब जो है वो इस वक्त सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये वेदर ऐसा होता है, ये मौसम ऐसा होता है जो कि सबका पसंदीदा वेदर होता है और इसके अंदर जो है जितने भी लोग होते हैं वो घूमने भी जाते हैं, सयाहती मकामात पर भी होते हैं, तो बड़ा मज़ा और इन्जॉय करते हैं इस मौसम के अंदर। गर्मी का सीज़न बहुत प्रोलॉन्ग होता है हमारा, तो उसमें जो है वो सारे लोग उकता भी जाते हैं और सर्दियाँ बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आती हैं तो उसको एंजॉय भी करते हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारी बीमारियां उन्हें जकड़ भी लेती हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां बीमारियां उन्हें जकड़ लेती हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ बैठकर आपको बताएंगे। हमारे साथ जो है प्रोफेशनल डॉक्टर मौजूद होते हैं जो कि आप लोग को राय देते हैं, आप लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि घर बैठे भी आप लोग किस तरह से केयर कर सकते हैं अपनी, और इन केस अगर सिचुएशन बिगड़ रही है या वर्स्ट हो रही है तो आप लोग कहाँ पर जाकर जो है वो अपना इलाज करा सकते हैं और किस कंसल्टेंट के पास जाकर जो है वो आप लोग अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। तो आज भी मेरे साथ ऐसे ही डॉक्टर मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर शफकत अली। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर, जो कि पेशे से न्यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही होम्यो क्लिनिक भी है इनका और फार्मेसी भी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैं इनसे डिस्कस करूँगी प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले तो डॉक्टर शफकत अली ये बताएँ कि वेदर चेंज हो रहा है और सर्दियों का आगाज़ भी हो गया, आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ जो है वो अब बढ़ती जाएंगी, पर वो कहते हैं ना सेंटीग्रेड में इजाफा होता जाएगा और उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा जब सर्दियाँ, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमने देखा था पाकिस्तान में रिकॉर्ड सर्दी पड़ी थी, अगर इस बार भी इसी तरह नोयत की सर्दी पड़ती है तो लोग बड़ी तादाद में पिछली दफ़ा बीमार हुए थे, तो इस तादाद में भी हम देख रहे हैं कि अभी बड़ा रेशो जो है वो मेनटेन हुआ हुआ बीमारी का। और मैं अमूमन देख रही हूँ कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार ये अमूमन हर बंदे को अभी हो रही है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को महफूज करना चाहिए? देखिए, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंटर शुरू ही हो गया तकरीबन, आपने सही कहा कि रातों में ठंड अब महसूस होने लगी है, तो इसमें यह कि हम केयर करनी चाहिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा, और जो जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है स्पेशली या जिनके जो टॉन्सिलाइटिस का जिनको प्रॉब्लम रहता है उनको भी बड़ा एहतियात करना चाहिए। सही है, अपने आप को इस विंटर के अंदर बहुत तरीके से सेव करके निकलें, अपने आप को कोई ऐसी चीज़ ना लें जिससे गला ख़राब हो, और जिनके क्रॉनिक मामलात हैं साइनसिस के हवाले से, नेज़ल ड्रॉपिंग के हवाले से, तो उनको भी बहुत केयर करनी चाहिए इस वेदर के अंदर। साइनस का मसला बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये साइनसिस का मसला जो है वो एलर्जी से आपको रिलेटेड होता है, वो आपका जिससे आपका पूरा ENT ब्लॉक सिस्टम ही आपका नॉर्मल चल रहा है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है, क्योंकि क्या है ना डस्टी वेदर होता है तो डस्ट आती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैंने अभी देखा है अमूमन बहुत सारे लोगों को जिनको साइनस है तो वो लोग बहुत परेशान हुए इस वेदर के अंदर, क्योंकि उनका सांस घुट रहा था अंदर ही अंदर और वो तकलीफ़ में थे कि किसी तरीके से जो है वो हम लोग अपना सांस बहाल कर सकें। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या नेबुलाइज़र को यूज़ करना चाहिए? देखिए, नेबुलाइज़र जो है तो ज़ाहिर बहुत वो तो इंतहाई एक्सट्रीमली कंडीशंस होती हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर गरारे वगैरह गार्गल्स वगैरह करे आदमी। देखिए, तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ENT के अंदर से, आपका नोज़ है, आपकी थ्रोट है और आपके एयर है, तो इस हवाले से अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। जैसे स्पेशली जो लोग बाइक्स वगैरह पे, स्कूटर वगैरह पे मूवमेंट करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इन चीज़ों का, जो घरों में होते हैं। और फिर दूसरा वेदर हमारा ऐसा है कि खुश्की का मतलब डस्टिंग वेदर है हमारा बहुत ज़्यादा,
तो इस हवाले से हमें शिफ्ट करना चाहिए अपने आप को ना, केयर करनी चाहिए ताकि हमारी चीज़ें मुतासिर ना हो। फिर प्लस एक चीज़ और है कि जो क्रॉनिक, जैसे जिनके क्रॉनिक मामला हैं, मैंने आपसे कहा कि गले के मामला हैं या साइनसिस के मामला हैं, या जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है दमे के हवाले से, तो उनके लिए बड़ा इफेक्टिवफुल मतलब ये पीरियड होता है गुजारना। तो इनको तो बहुत एहतियात करनी चाहिए, कोई ठंडी खट्टी चीज़ें नहीं लें, कोई बहुत ज़्यादा बाहर की कोई चीज़ें ना खाएं, इस वेदर को बहुत मतलब सेंसिटिव तरीके से निकालें ताकि वो इजी हो सके। ठीक है, यानी ज़्यादा जो है परहेज करने के ऊपर बिल्कुल ज़्यादा सर। डिपेंड होना चाहिए। अच्छा, अमूमन मैंने देखा है कि लोग जो है वो इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। डेंगू एक तो वैसे ही जो है बहुत ज़्यादा रिवॉल्व हो रहा है सोसाइटी के अंदर, और डेंगू जैसे सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, यानी बुखार भी हो रहा है और उसी तरीके से प्लेटलेट्स भी बॉडी से गिर रहे हैं, और जो है वो वॉमिट भी हो रही है, और उसके बाद जो है वो बुखार इतना पीक पे जा रहा है, लेकिन सारे सिम्टम्स जो है वो एज़ कम्पेयर टू डेंगू के जो सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं लोगों को, और जब वो टेस्ट कराते हैं डेंगू का तो वो नेगेटिव आता है। तो ये क्या एक और वायरल है? देखिए, असल में लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना, जाहिर है। एक ये तो प्रॉपर कोई ऐसा हमारा पैनल कोई ऐसी सेटिंग हो जिस पे, जैसे आप लोग माशाल्लाह चैनल से प्रोग्राम करते हैं हर टॉपिक हर डिजीज़ के ऊपर, तो ये होनी चाहिए ताकि हमारी पब्लिक को अवेयरनेस हो, हमारे आवाम को अवेयरनेस हो कि जिस वेदर आ रहा है, वेदर में क्या हो सकता है, ये कौन कौन सी बीमारियाँ हम फेस कर रहे हैं। तो डेंगू के लिए तो ये है कि जाहिर है बहुत आदमी ऐसी जगहों पर ना बैठे जहाँ पर इस किस्म के मौलिक अमराज का फ्लो होता है, तो ये तो बड़ा केयर करने वाली बात है इसको। नहीं, तो ये जो इसके साथ वायरल डिपेंड कर रहा है, ये वायरल क्यों हो रहा है? प्लेटलेट्स कैसे गिर रहे हैं इसके अंदर? देखिए, ये सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, ये 3 to 10 डेज तक ये जो इसका टाइम पीरियड रहता है, इसमें आपका पूरा प्लेटलेट्स वगैरह समझे कि बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। जब ये प्लेटलेट्स आपके ब्लड में इसका फ्लो कम होने लगता है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है आपका, जिससे आपकी विल पावर ड्रॉप होने लगती है। तो इसके जो एक्यूट किस्म के जो मामलात होते हैं वो बड़े गंभीर होते हैं। तो बेहतर वही है कि मतलब इसको वक्ती तौर पे इसको डायग्नोस किया जाए फौरन। अक्सर तो होता है कि हमारे यहाँ अक्सर तो सेल्फ मेडिकेशन में टाइम निकाल देते हैं, मतलब घर के अंदर जो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट जैसे पैनाडोल पे और मुख्तलिफ जो हमारी मेडिसिन होती हैं लेते हैं लोग, इससे पता ही चलता। लेकिन अगर इस किस्म की सिम्टम्स है, बहुत हाई फीवर जा रहा है और फीवर टूट नहीं पा रहा, और सबसे ज़्यादा बड़ा इसमें जॉइंट्स पेन जस्ट लाइक अर्थराइटिस होता है ना, बिल्कुल सेम इस किस्म की सिचुएशंस होती हैं। या छोटे बड़े जॉइंट्स सारे बहुत हाईली स्टफ हो चुके होते हैं, बहुत पेन कर रहे होते हैं। जब इस किस्म की सिस्टम जो सिम्टम्स बढ़ रही होती हैं, ग्रो कर रही होती हैं, तो उसको फ़ौरन किसी कंसल्टेंट को दिखा के और उसका चेकअप करा के टेस्ट करा के, ताकि आप मुतमईन हो जाएंगे। यानी वही वाली बात आप कर रहे हैं, और हमेशा हम जिस भी डॉक्टर को बुलाते हैं वो यही बात रिपीट कर रहे होते हैं कि घर के टोटकों से बाहर आ जाए। ठीक है, घर के टोटके एक वक्त तक काम करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो मामला ख़राब भी कर देते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली घर के टोटकों पे डिपेंडेंट रहेंगे और अगर आप देख रहे हैं कि कंडीशन दिन ब दिन वर्स होती जा रही है, तो आप लोग कंसल्टेंट से रुजू करें, क्योंकि कंसल्टेंट जो है वो आपको ठीक तरह से डायग्नोज कर सकेगा कि एग्जैक्टली आपको बीमारी है क्या। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे आपकी हेल्थ के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से, और सुबह सुबह आपको हेल्थ के टिप्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपकी जो सुबह का आगाज़ है वो एक अच्छी बात से हो सके, एक अच्छी नॉलेज से हो सके। यानी आप लोग जो है अगर अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तभी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार उस पर चला सकेंगे। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। बार बार ये रिपीट इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर जान की हिफाजत की जाएगी तो ही जहान में काम किए जाएंगे ना। अगर आप अपनी जान की हिफाजत ही नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अगर आप खुद हेल्दी नहीं होंगे, अगर आप इंटरनली वीक है या एक्सटर्नली आपको कोई बीमारी है, तो उसकी वजह से ये होता है कि किसी भी काम में आपका दिन नहीं लगता, आपका पूरा दिन जो है बहुत ही ज़्यादा वेस्ट जाता है, बहुत ही ज़्यादा सुस्त जाता है, काहिली होती है, यानी कुछ करने का दिल ही नहीं करता, ना आप फ्रेशनेस फील करते हैं अपने अंदर। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इंटरनली जो है वो वीक कर रही होती हैं और आप लोग को पता नहीं चल रहा होता। तो बहुत सारी ख़वातीन भी ऐसी हैं जो घर में काम कर रही होती हैं, उनको बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बोन्स के अंदर पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत जल्दी जो है थकावट महसूस करने लगती हैं। तो ये भी इंटरनली वीकनेस की एक निशानी है, यानी आपके इंटरनली जो है वो कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो कि डिस्टर्ब हुए होते हैं और उसके लिए आपको पता नहीं चल पाता कि आपने करना क्या है। तो यहाँ बैठ के हम आपको यही नॉलेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यही बातें हम आपको बता रहे होते हैं कि जो इंटरनली वीकनेस है उसको कैसे मुकम्मल किया जाए। मैं डॉक्टर साहब से भी यही पूछूंगी, डॉक्टर शफकत, जो
इंटरनली वीकनेस है, अमूमन हम देख रहे हैं बॉडी स्टिफ कर रही है और बहुत ज़्यादा जो है दर्द है, मसल्स में दर्द है, बोन्स में बहुत ज़्यादा दर्द है, और सर्दियों में तो ये शिकायत और बढ़ जाती है, जी। क्योंकि जिन लोगों के एक्सीडेंट हुए हुए होते जी। हैं उनकी जो तकलीफ़ें होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि पहले हालांकि बहुत सालों के एक्सीडेंट हुए हुए होते हैं, लेकिन सर्दियों में वो दर्द बढ़ जाता Irritate करते है, हैं। ये हाँ रिएक्शन करना शुरू कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी पोजीशन में फ़ौरन डिसीजन लेना चाहिए और कंसल्टेंट से मिलना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए। हमारे में आपसे कहा कि हमारे लेट बहुत करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन से करके ना रुकते हैं मामला को, तो ये नहीं होना चाहिए। इस किस्म की चीज़ें फ़ौरन आप कंसल्ट करें, कंसल्ट करने के बाद फ़ौरन मेडिसिन लें ताकि आप फ़ौरन एक्टिव हो जाएं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो चोटों को ढक लिया जाए या गर्म कपड़ों से जो है वो ढाँप कर बैठा जाए, तो ये होता है कि चोटें गर्म रहती हैं तो इतना ज़्यादा पेन नहीं करती बॉडी। तो ये इंटरनली जो वीकनेसेस होती हैं, ये इंटरनली वीकनेस बेसिकली होती क्यों है? क्या कैल्शियम की कमी आती है बॉडी के अंदर, आयरन की कमी आती है, मैग्नीशियम की कमी आती है? किन सूरत हाल के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं? देखिए ये सब चीज़ें इंसान के मेटाबॉलिज्म के ऊपर और उसकी बॉडी फिटनेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारे वहाँ इतनी हार्डली वर्किंग है हमारे यहाँ कि मतलब जो हमारे शहर का हाल है कराची का, जिस तरह हम लोग बिजी रहते हैं, लोगों के पास टाइम ही नहीं, टाइम बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा एक रूटीनली अपने आप को एक ऐसा रूटीन में रचाएं अपने आप को, रूटीन में लेके जिसमें आप मुतनासिब किस्म की बेहतरीन ड्रेसिंग भी करें और हाइजीनिक डाइट भी लें अपनी, थोड़ा सा पार्क वॉक वगैरह भी करें, अपने आप को फिट रखने की नहीं, कोशिश। मैंने तो आजकल देखा कि वॉक का तो बिल्कुल ट्रेंड खत्म ही कर दिया लोगों ने, अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दिया, क्योंकि चलना फिरना तो अब ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा टास्क हो ज़िंदगी का। हालांकि वॉक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए और वॉक से जो है वो आप सेहतमंद महसूस करते हैं। वॉक इसलिए नहीं कराई जाती कि आपका वेट गिरेगा या आप जो है वो अपना वेट को कम करने की कोशिश करें, बल्कि डॉक्टर जो है वो हमेशा रिकमेंड करते हैं कि वॉक जो है वो आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी है। दिन में 1 दफ़ा करें या 2 दफ़ा करें, वैसे तो 2 दफ़ा रिकमेंड की जाती है, मॉर्निंग वॉक और रात को खाने से पहले वॉक, ये 2 वॉक होती हैं। लेकिन अगर आप दिन में 1 मरतबा भी कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी को फिट रखेगी, आपकी बॉडी को सेहतमंद रखेगी। तो वॉक का ट्रेंड जो ख़त्म हो रहा है, लोग चलना फिरना बंद कर रहे हैं, इसकी वजह से भी आप कह रहे हैं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 100% ज़ाहिर है। अच्छा, जो लोग डायबिटिक हैं, शुगर की प्रॉब्लम जिनको हाइपरटेंशन की ऐसी प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर के हवाले से है, उनको तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी वॉक ज़रूर हाँ करें, क्योंकि जितना इनका निज़ामुल हज़म बेहतर होगा तो डाइजेस्टिव मामला भी उनके बेहतर होंगे। और फिटनेस तो आपको पता है एक बहुत अच्छा वो अमल है और हमें चाहिए कि ज़रूर वॉक करें, करना चाहिए, लेकिन बहुत ये मुश्किल काम हो गया है इस तेज़ रफ्तार दौर के अंदर, बहुत मुश्किल है। फिर दूसरी बात ये कि हमारे वो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो पार्क जब हुआ करते थे पार्क नहीं है वहाँ पर, बिल्डिंग्स फिर कोविड की वजह से भी ज़रा जो है ना माहौल हमारा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि 2 साल जो कोविड की सिचुएशन रही है उसमें लॉकडाउन की सिचुएशन रही, लोग घरों तक महदूद हो गए, कहीं बाहर नहीं निकल सके, पार्क्स बंद थे, दीगर एक्टिविटीज़ बंद थी, लोगों की ज़िंदगी से शायद 2 साल के अंदर वो एक्टिविटीज़ ज़्यादातर गायब हो गई हैं। तो कोविड को भी एक आप रीज़न समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों का? बिल्कुल, कोविड ने तो पूरे दुनिया को ही चेंज कर दिया, मतलब इकोनॉमिक्स के हवाले से भी, सेहत के हवाले से भी, और एक बहुत बड़ा स्ट्रेस था हमारे मुल्क पर, ठीक है, जिस तरह हम लोग गुजरे। लेकिन आई प्राउड ऑफ माई नेशन, मैं अपनी कौम को फख्र करता हूँ कि हमें इतना अच्छा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, इतनी अच्छी विल पावर, आपने देखा होगा कि किस तरीके से फाइट किया है अवाम ने कोरोना में, यानी कि अवाम हमारी जीत गई, हुकूमत हार गई। मतलब माशाल्लाह इतने एक्टिव रहे। नहीं, लेकिन हुकूमत के भी इकदामात थे, ये जो लॉकडाउन के सारे इकदामात थे ये हुकूमत के थे, वैक्सीनेशन के जो सारे इकदामात थे वो भी हुकूमत के थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इतनी वर्स्ट कंडीशन नहीं हुई। पाकिस्तान जो है वो सेफ रहा, तमाम जो कि हमने वर्ल्ड वाइड कंडीशन देखी वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी। हमारे पास ही बहुत सारे लोगों जो है वो कोविड की नज़र हुए, कोविड की वजह से उनकी जानें चली गई, लेकिन बहुत जो है वो रेशो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं, हमारा कंट्रोल हो गया तमाम चीज़ों के ऊपर। अच्छा, अगर मैं बात करूं ये किडनी की प्रॉब्लम्स के हवाले से, क्योंकि मैं अमूमन देख रही हूं नौजवानों को बड़ा ये मसला हो रहा है, किडनी के अंदर स्टोन हो जाता है और उसके बाद जो है वो उन्हें तकलीफ बहुत ज़्यादा, पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो किडनी स्टोन का प्रोसीजर क्या होता है? जब किडनी स्टोन होता क्यों है, पहले तो ये बताएं कि बॉडी में क्या कमी ऐसी आती है जो कि किडनी स्टोन की तरफ ले जाती है? देखिए, इसमें वेरी सिंपल सा है कि सबसे जो मेन प्रॉब्लम स्टमक है आपका, स्टमक डिसऑर्डर जब हो जाता है तो आपका थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होता है, उससे आपका मसाना भी, यानी यूरिटर जो है आपका, वो भी इफेक्ट होता है। तो
जब यूरिटर इफेक्ट होता है तो उसमें यूटीआई इन्फेक्शन फाउंड करता है, यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से ये गुर्दे के मामला बढ़ते हैं, मतलब यूरिन के अंदर ऑक्सलेट यूरेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा उसका फ्लो बढ़ जाता है, तो ये ही इन्फेक्शन भी प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं और पथरी भी बनाते हैं। सही। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे दिया जाता है? इसका ट्रीटमेंट ये है कि इसके लिए तो बेसिकली पानी की जो है मिकदार वो ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, और ख़ासतौर पे नौजवानों के तो ये है कि जो हमारे नौजवान जो हैं वो ये जो वहाँ पे गुटखे वगैरह होते हैं, इस तरह की तंबाकू टोबैको ये बहुत यूज़ करते हैं। अच्छा, इससे ही होता है कि जब ये यूज़ करते हैं तो खुश्की होती है, पानी की इंटेक कम हो जाती है, ठीक है, पानी नहीं पीते तो उसकी वजह से जो है ना ये यूटीआई इन्फेक्शन होता है, फिर ये गुर्दे के मामलात होते हैं। तो पानी इसका बेसिक जो है ना हल होता है, बेहतरीन तरीका है कि पानी आप मेंटेन कर लें अपना, तो आपका यूरिटर जो है बिल्कुल एम्प्टी रहेगा और आप किडनी की प्रॉब्लम से महफूज रहेंगे। अच्छा, इसकी एक और भी मैंने कंडीशन देखी कि जब स्टोन बढ़ जाता है या स्टोन जो है वो मेडिकेशन से हल नहीं होता तो सर्जरी की तरफ भी जाते हैं, जो कि लेज़र ट्रीटमेंट होती है, आई थिंक लेथ्रोस्पी की तरफ भी लेके जाते हैं। सॉरी, तो मैंने कहा कि अगर मेडिकेशन से इसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो फिर लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाते हैं इसे। लेज़र ट्रीटमेंट जो कि लेथ्रोस्पी होती है, उससे लेज़र के थ्रू आउट जो है वो स्टोन को ब्रेक किया जाता है, जो कि यूरिन के थ्रू आउट पास आउट हो जाता है। ये कौन सी कंडीशन के ऊपर होता है? देखिए, बड़ी मतलब क्रॉनिक स्टेजेस होती हैं इसमें तकरीबन। अच्छा, ये अगर स्टोन्स हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें भी मैं आपसे बात करूंगी और बहुत सारी डिस्कशन करूंगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराते सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे किडनी स्टोन के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो कि किडनी स्टोन का शिकार हो रहे हैं। और किडनी स्टोन जो है वो अमूमन किस वजह से होती है, चाहे आपके पानी की कमी हो बॉडी के अंदर, और कहते हैं ना कि बहुत सारा आप लोग को पानी यूजेज करने का कहा जाता है इस कंडीशन के अंदर। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि किडनी जो है वो आपकी पानी डिज़र्व कर रही होती है उस वक्त, और वहाँ पर जो है वो आपकी नीड होती है पानी की, जो कि आपको बॉडी के अंदर पूरी करनी पड़ती है। तो किडनी स्टोन एक ऐसे मसाइल है जो कि गुर्दे के मसाइलों की तरफ भी चले जाते हैं, और ये आजकल जो है वो अमूमन मैं देख रही हूँ कि हर जो है दूसरा बंदा इस चीज़ का शिकार हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर साहब से भी यही पूछा था कि किडनी स्टोन को कैसे मेजर किया जाता है, स्टोन की नोयत क्या होती है, और उसके बाद जो है कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मेडिकेशन के थ्रू आउट जो है वो ट्रीट होता है, या फिर अगर मेडिकेशन के थ्रू आउट ना हो तो स्टोन की नोयत दे के लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि स्टोन की नोयत कैसे देख सकते हैं? देखिए, एक्चुअली हम अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें होम्योपैथिक के हवाले से, एलोपैथिक में ज़ाहिर सर्जरी होती है या टेलीस्कोपी होती है या उसको लेज़र से इसको ब्रेक करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थ्रू द मेडिसिन, हमारे पास ऐसी मेडिसिन है जो पत्थर को ब्रेक कर देती हैं। अच्छा, पत्थरों की बड़ी साख्त होती है, मतलब जैसे ऑक्सलेट्स, यूरेट्स वगैरह। अमूमन यूरेट जो हार्ड पत्थर होता है, ऑक्सलेट बहुत सॉफ्ट होता है, तो 2-3 खुराकों के अंदर 1-2 दिन के अंदर वो पास आउट हो जाता है। अच्छा। लेकिन ये जो हार्ड पत्थर जो होता है इसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इसमें अभी मैंने रिसेंटली केस देखा था, वो मेरे पास आया था 10 mm उसकी, यानी कि जस्ट लाइक आपने खजूर देखी है, इतनी बड़ी पथरी वो। अच्छा। हाँ, लेकिन इस प्रोसेस में मेरे ख्याल में आई थिंक 30 डेज लगे थे। 30 डेज में वो पास आउट हो गई थी। अच्छा, निकल जाती है मेडिकेशन से? हाँ, थ्रू द मेडिकेशन। ठीक है, ठीक है। वरना इसका दूसरा प्रोसेस ये होता है कि जी वो बाद रीनल पोजीशंस बड़ी डिफरेंट होती हैं, समझ कुछ ऐसी जहाँ पे पथरियाँ होती हैं जहाँ पर आपका लेजर भी थ्रॉपी नहीं हो सकती उसके ऊपर, सही है, लेजर थ्रॉपसी भी नहीं हो सकती। वहाँ पर भी हमारी मेडिसिन बड़ी परफेक्टली अपना वर्क करके उसको ब्रेक करके वो थ्रू द यूरिन पास आउट कर देती है। सही, यानी यूरिन के थ्रू आउट पास आउट हो जाता है अगर मेडिकेशन उसको दी जाए। 100%। ठीक है। अगर मैं दोबारा इसकी बात करूं, यानी ट्रीटमेंट के हवाले से बात करूं, तो डाइट प्लान कैसे फॉलो किया जा सकता है? क्योंकि इन लोगों को कहा जाता है परहेज़ किया जाए, तो परहेज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, जिसको अपनी सेहत अजीज़ है ना, जो चाहता है फिट रहे, तो उसको तो ज़ाहिर है बहुत केयर करनी है, सही है ना। ज़ाहिर है, आप हम जैसे शुरू में बात कर रहे थे कि वॉक करें हम लोग, साफ़ सुथरा पानी पिएं, जो चीज़ें हम खुराकें खा रहे हैं उनको देखें खा क्या रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ पर तो सब इतने प्रॉब्लम्स हैं ना कि आज लोगों को पता ही नहीं है। अनहाइजेनिक डाइट चल रही होती हैं, पानी पिया पी लिया, सब चाय इतनी चल रही होती है। तो जब नन्ही सी बॉडी के अंदर आपके छोटा सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको इतना अपलोड करके आप रखोगे तो हाउ इट इज पॉसिबल टू मतलब क्योर द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज। ज़ाहिर आपका मेजर सबसे बॉडी की अहम चीज़ आपके स्टमक है,
आपका स्टमक इज ओके, एवरीथिंग। लेकिन आजकल तो बड़ा जंक फूड इन हुआ हुआ है, ऑनलाइन जो है ये लोग इतना फूड मंगवा रहे हैं। और जब से कोविड हुआ था तब से तो ये था कि सारे ही रेस्टोरेंट्स बंद थे, तो जितने भी लोग थे वो तो ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे थे। और आजकल बच्चों का भी ट्रेंड मैं यही देख रही हूँ कि घर में नहीं खाना, सब्जी की तरफ ध्यान नहीं है, और जो अच्छा डाइट प्लान है उसको फॉलो नहीं करना, बल्कि जो है बाहर का जंक फूड खिलाते हैं, बर्गर्स खिलाते हैं, पिज़्ज़ा खिलाते हैं। ये डाइट प्लान का हिस्सा बन चुका है। ड्रिंक, फिजी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वो डाइट प्लान का हिस्सा बन चुके हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम यंगस्टर्स को ज़्यादा क्रिएट हो रही है। पहले ये होता था कि हम लोग ये बीमारियां देखते तो बड़े बुजुर्गों में देखते थे कि बड़े बुजुर्ग जो है वो इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ये यंग जनरेशन है वो इन बीमारियों का शिकार हो रही है और बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उन लोगों के लिए। अच्छा, अगर मैं गुर्दों की बीमारी के हवाले से बात करूँ तो गुर्दे जब ख़राब हो जाते हैं तो डायलिसिस के प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि डायलिसिस का प्रोसेस बहुत अजियतनाक प्रोसेस होता है। क्योंकि अमूमन हम देख रहे होते हैं जितने भी पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत से दो चार हुए होते हैं। और डायलिसिस का प्रोसेस शुरू कब होता है, गुर्दे कितने % जब ख़राब हो जाते हैं तब डायलिसिस के प्रोसेस पे डाला जाता है? देखिए, एक्चुअली गुर्दों पे चीज़ डिपेंड नहीं करती, बेसिकली आपके ब्लड के अंदर ये कुछ मामला हमारे आ जाते हैं। जैसे हमारा यूरिया और क्रिएटिनिन जो है हमारा अनमेंटेन पोजीशन में आ जाता है। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी, कौन है, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? याहिया बात कर रहा हूँ। मुझे इनकी आवाज़ नहीं आ रही जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। याहिया बात कर रहा हूँ जी। आया पहले तो डॉक्टर साहब को सलाम हो। देखें, बात ये गुर्दे, वाकई बहुत गुर्दे का जो आपने बात की ना, एक्चुअली होता ये है कि जब हम इसको डायग्नोस बाजू का इतनी देर में किया जाता है कि उस वक्त तक जो है ना आपके गुर्दे नाकारा भी हो जाते हैं। क्योंकि हमारे फैमिली में भी केसेस हो चुके हैं कि आवाज़ नहीं आ रही इनकी। हेलो जी, दोबारा रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, गुर्दे में होता है कि डायग्नोसिस होते होते इतनी देर हो जाती है बाज़ औक़ात कि वो गुर्दे फेलियर की तरफ चले जाते हैं। होता ये है कि जब गुर्दे का पेन होता है तो हम जब अपने डॉक्टर जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो पेन किलर्स वो देना शुरू होते हैं, वो टेस्ट वगैरह नहीं कराते। और अल्टीमेटली बाद में ये होता है कि जब आप कहीं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं तो आपके गुर्दे फेल हो चुके होते हैं। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये कि देखिए, गुर्दे की एक तो हमें प्रॉपर अलामत नहीं पड़ता, हम बहुत सारे दर्द को अंदाजा नहीं कर पाते कि गुर्दे का दर्द और दूसरे दर्द में डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, ये मेरा सवाल है। दूसरा ये कि जो हम अगर फील करें तो हम जो अर्ली स्टेजेस पे जो केयूबी है, जो टेस्ट है जो आसानी से हो सकता है, वो हमें जरा बताइएगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ। डॉक्टर साहब, इनका सवाल ये है कि अमूमन हम देख रहे हैं कि गुर्दों की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो गुर्दों की बीमारी बढ़ गई है तो उसकी सिम्टम्स क्या क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि जो हम लोग के स्टोन्स होते हैं या जो गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं तो उसके सिम्टम्स क्या आते हैं, और एक मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं कि अगर हम उसको देखें तो फ़ौरन कंसल्टेंट के पास चले जाएं। क्योंकि एक नॉर्मल दर्द भी हो रहा होता है जो कि अगर हमने कोई भी ज़्यादा जो है ना कहते हैं ना बदपरहेज़ी कर ली या जो है कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ खा ली जो कि हमें हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रही हैं या फिर हमारी बॉडी को जो है वो मिसबिहेव करने में मजबूर कर रही हैं, यानी एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बॉडी के अंदर, तो तब भी पेन ऐसा शुरू हो जाता है जिसको हमें लगता है कि गुर्दे का पेन है या किडनी का पेन है। तो पहले तो ये डिफ्रेंशिएट कर दें कि गुर्दे का पेन जो है वो कितनी मतलब कैसा पेन होता है और इसके सिम्टम्स क्या क्रिएट होते हैं। देखिए, इसके बेसिकली जो गुर्दे का पेन है वो इंतहाई यानी कि डिफ़िकल्ट टाइप का पेन है, ये सही है, और ये ग्रेजुअली बढ़ता है, सही है। और इसका बेसिक वजह आपका यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं, यूरिन के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यानी बर्निंग आपको फील यानी यूरिन पास आउट करने में भी प्रॉब्लम होती है। फ्लो जो है ना आपका यूरिन का, वो प्रॉपरली जो है आप उसको फ्लो नहीं कर पा रहे होते हैं, प्रेशराइज कर रहे होते हैं। दिस इज द बेसिक सिम्टम्स। और बर्निंग रहेगी पेशाब में। अच्छा, थ्रू द आपका पूरा बैक, जो आपके बैकबोन तक ये पेन जाता है। अच्छा, अगर राइट रीजनल पोजीशन है तो आपको राइट से लेके पूरा स्मॉल ऑफ बैक तक, और लेफ्ट है तो लेफ्ट टू स्मॉल बैक तक ये पोजीशन रहती है। तो इसकी बेसिक सिम्टम्स ये है कि यूटीआई इन्फेक्शन, तो उसमें वही है कि पानी अगर बहुत ज़्यादा पिया जाए और तरतीब के साथ तो ये चीज़ थ्रू द यूरिन क्लियर हो सकती है। और इसके मेजर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि बाज़ वक़्त लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी किडनी में स्टोन है। इसकी डीप इन पोजीशन ये है कि जी इसमें सबसे ज़्यादा तो थर्स्टी, बहुत ज़्यादा प्यास होगी, सूजन आ गई आपके पैरों में, ठीक है, और नोज़िया बहुत होगा, आपको वॉमिट फील होगा आपको, ठीक है। पेन आपका ग्रेजुअली जो है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी इसमें इतनी सीवियर पेन हो जाता है कि मतलब कि बाज़ वक्त आईवी इंजेक्शन जो है आपका वो भी काम नहीं करता, सही, मतलब इतना सीवियर मामला हो जाते हैं। तो ये दिस इज द बेसिक सिम्टम्स
ओके। इससे- तो अगर जब आप कह रहे हैं कि इंजेक्शन भी काम नहीं करता जी। तो फिर उसको फर्स्ट एड कैसे दी जाती है, क्योंकि स्टोन तो एकदम से नहीं निकाल सकते, जी, जी। तो उस पेन को रिकवर करने के लिए क्या करते उसका हैं? एक पूरा प्रोसीजर होता है। हाँ। देखिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ड्रिप की कंडीशन में क्या उसको लगाई देखिए जाती हम है? तो थ्रू द मेडिसिन ही इसको जो है हम रिक्योर हाँ, करते हैं। ये जो दर्द बढ़ रहा होता है उसका एक तरीक़ेकार है। हमारी मेडिसिन होती है जिसको हम एक तरीके से पिलाते हैं उसको, और कुछ टाइमिंग है उसकी हमारे ना 2 आवर्ली इस तरह। तो उसका काम ही होता है कि दर्द को भी रिलीव करती है, यूरिन को प्रेशराइज करती है, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन के ताकि दौरान स्टोन ब्रेक हो हाँ, सके। इस ड्यूरेशन में यूरिन जब क्लियर होता है और अगर कोई ग्रेव्स हैं, कोई जर्रात हैं या खाली यूटीआई इन्फेक्शन है, वो भी रिमूव हो जाता है। उसके बाद सही। आपके दर्द में इजी हो जाते हैं, आपका दर्द इजी हो जाता है। ठीक है। जी। सेकंड बात कर रहे थे हम डायलिसिस के ऊपर कि जी। गुर्दे कब खराब होते हैं, यानी कितने % खराब हो जाते हैं तो हम डायलिसिस की तरफ आ जाते हैं, जरा इस पे भी रोशनी डाल दें। देखिए ये तो उसी वक्त ऑफ दैट टाइम पता चलता है कि जिस आपके मामला बहुत बढ़ जाते हैं, आपका यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके क्रिएटिनिन आपका 3-4 से भी अबव कर जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने केस देखा, उसका मैंने जो यूरिया देखा तकरीबन वो 8 पर था। तो इसको 8 से हम लोग नॉर्मल करते करते नॉर्मल लेके हैं। तो जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और डेवलप हो रही होती हैं, सूजन वगैरह बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, आपका स्टमक, आपका लीवर इफेक्ट हो रहा होता है, सही, आपके पेट में पानी ग्रो कर रहा होता है, पानी बढ़ रहा होता है। दिस इज द मेजर सिम्टम्स। जब ये सिम्टम्स पैदा हो जाती हैं तो फिर आप डायलिसिस तरफ डिजर्व कर रहे होते हैं, सही। तो फिर आदमी डायलिसिस। अच्छा, डायलिसिस पे जब कोई भी पेशेंट आ जाता है तो उसके बाद उसके वापसी का इम्कान नहीं होता। एक नॉर्मल या तो गुर्दे ट्रांसप्लांट होते हैं, क्योंकि अगर गुर्दे ट्रांसप्लांट होंगे तो जो है दूसरा गुर्दा लगेगा और उसके बाद जो है वो डायलिसिस से जान छूट सकेगी। वरना अगर इन्हीं गुर्दों के ऊपर डायलिसिस का प्रोसेस किया जाता है तो मैंने देखा है कि अमूमन जितने पेशेंट हैं उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि एक बर्दाश्त की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। अगर वो उनके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत ही ख़त्म हो जाएगी और बार बार डायलिसिस के प्रोसेस, क्योंकि डायलिसिस आपको निचोड़ देती है, आपके गुर्दों को निचोड़ना होता है, जी, आपकी जी। गुर्दों की क्लीनिंग होती है, और बहुत असियतनाक लम्हात होते हैं ये कि जब पाइप के थ्रू आउट आपके पूरे जो है वो गुर्दों को बहुत क्लीन किया जाता है, तकलीफ दे तो process। बहुत तकलीफ दे प्रोसेस होता है ये। तो ये जो है प्रोसेस जब हम इससे गुजर रहे होते हैं या इससे हम लोग जो है वो कहते हैं ना कि कोई भी पेशेंट जिससे गुजर रहा होता है, तो तब क्या नोयत होती है, यानी डायलिसिस के बाद कोई ऑप्शन होता है कि वो रिक्योर हो जाए या इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है? देखिए उसमें नहीं ऐसा है कि कोई भी जब डायलिसिस जब जा रहा होता है तो डायलिसिस करने से पहले कुछ ऐसे एग्जामिनेशन होती हैं, ठीक है, टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट अगर उसके ख़राब हैं तो वो डायलिसिस होता है उसका, ठीक है। अच्छा, डायलिसिस का ड्यूरेशन भी होता है कि हफ्ते में कोई बात हफ्ते में 3 होते हैं, इसकी ऐसी स्टेजेस होती हैं कि हफ्ते में 3 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, इस तरह भी होता है। लेकिन अगर इस दौरान में हम गुर्दों का ज़्यादा लेते हुए चलें तो अगर गुर्दों में ताकत है, इतनी स्ट्रेंथ है, तो आप उससे बैकअप कर सकते हैं। अच्छा। हम उससे बैकअप कर सकते हैं, अक्सर ऐसा हुआ भी है और हो भी रहा है, ठीक है। लेकिन उसका एक टाइम पीरियड होता है, 2 से 3 महीने अगर आप कंटिन्यूसली कोई पेशेंट डायलिसिस पे चल रहे हैं तो फिर पॉसिबिलिटीज नहीं होती, क्योंकि उस उसकी कुव्वत खत्म होने डाई चली जाती फंक्शंस है। मामला सारे हो जाते हैं, यानी रीनल फेलियर केस, रीनल फेलियर में जा रहा होता है। अच्छा, तो वो ऐसा वक्त होता है कि उसमें आदमी जो है ना, मतलब कुछ नहीं कर सकता। बेबस हो जाता हाँ, है। लेकिन 2-3 महीने के अंदर अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए या फ्रेश कोशिश की जाए तो बहुत आराम से सेफली हम पेशेंट को निकाल के बाहर ले आते हैं। अच्छा। हाँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, किडनी स्टोन की जो हम बात कर रहे थे तो उसमें सबसे पहले टेस्ट क्या होते हैं जो कि डायग्नोज कर सकें? सॉरी, इससे सबसे बेसिकली टेस्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड। यूरिन डीआर है, इससे आपको पता चलता है, फिर यूरिन का टेस्ट है। यानी सबसे पहले डॉक्टर क्या डायग्नोज करेगा कि आप ये वाला टेस्ट करा लें? यूरिन डीआर होता है, ठीक है। अगर उसके कराने के बाद कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, अगर उससे भी रिकवर नहीं हो रहा था तो फिर एक मेजर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, ये KUB कराना पड़ता है। इसका सबसे बेहतरीन टेस्ट KUB है, इसमें आपका किडनी, ब्लडर वगैरह सब आ जाता है। सही। उससे हम बहुत आसानी से मतलब पता चल जाता है कि इस वक्त रेनल पोजीशन क्या है, यूरेटर की पोजीशन क्या है, उसी हिसाब से फिर जो है ना आदमी ट्रीट करता है। ठीक है, तो इसका प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, यानी किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? प्रिकॉशंस इसका ये है कि पानी जो है ना, देखिए पानी
तो ऐसी चीज़ सभी पीते हैं, लेकिन इसको पानी को बहुत लेकिन आजकल इस्तेमाल बड़ा कम हो गया और सर्दी में तो आपको पता है कि पानी का इस्तेमाल तो वैसे ही बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सर्दी में ना इतनी ज़्यादा जी हाँ। प्यास लगती है आपको, ना स्वेटिंग होती है आपकी बॉडी से, उसकी वजह से पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है और तब प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो पानी कितना यूजुअली पीना चाहिए? जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं या जो स्टोन वाले पेशेंट होते हैं उनको कितना पानी पीना देखिए चाहिए? एज पर रिक्वायरमेंट, बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, अच्छा, लेकिन जितनी आपकी कैपेसिटी उतना। अब ऐसा भी नहीं है कि हर वक्त पानी ही पीते रहेंगे, वो भी नुकसान देता है वो भी ज़्यादा नुकसानदेह पानी। होता है ज़ाहिर है। उसमें मैंने कहा ना कि ये जो शहर के इन्वायरमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, डस्टिंग फुल शहर है, बहुत ज़्यादा वर्किंग, बहुत काम है, स्ट्रेसेस बहुत है लोगों को। देखिए बस क्या हर चीज़ एतदाल में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के हिसाब से मूवमेंट, सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के हिसाब से मूवमेंट। सही, इस तरह का हम कोई रूटीन बनाए तो हम लोग अच्छी सेहत रख सकते हैं, बना सकते हैं। कोई- ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि एक रूटीन और एक अच्छा सा चार्ट बना लें अपनी ज़िंदगी का, जिसकी वजह से जो है ना वो आप लोग अपनी सेहत को इम्पोर्टेंटली बिल्कुल। देख सकें। अच्छा, अगर सेहत की बात की जाए, एक नॉर्मली डाइट प्लान की बात की जाए, एक डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी की रूटीन को कैसे मैनेज करके चल सकें? देखिए हमारे सबसे बड़ा फुकदान हमारी डाइट का ये कि हम लोग के पास हाइजीनिक डाइट नहीं है। कहीं चावल है तो पूरा हफ्ता चावल खाते हैं, बीफ बाहर की इतनी, आपको पता है कि बिरयानियाँ वगैरह ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं लोग खा रहे होते हैं। सबसे पहले तो मैं डाइट प्लान करें अपनी, ठीक है, फिर वॉक, थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ आए, थोड़ा सा अपने आपको फिटनेस रखने के लिए कुछ ऐसे काम करें। तो ये चीज़ें जब हम करेंगे तो हमें अच्छी सेहत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कहाँ सिस्टम ऐसा है, समझिए कि लोगों को खाने के नहीं पता होता है कि जी लंच नहीं है तो रात को खाना खा रहे थे, कोई रूटीन नहीं है, रूटीन कोई है नहीं, प्रॉपर यहाँ पर। रूटीन नहीं है, जिसकी और वजह से अपनी आप कह सेहत का सकें। किसी का कोई ख्याल नहीं, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है हमारा होम विजिट भी होते हैं, हम रूरल एरियाज में भी जाते हैं, हम वहाँ भी देखते हैं जो पोजीशन है, तो बड़े मामला गंभीर हैं। इतनी प्रॉब्लम, पानी हमारा सही नहीं है यहाँ पर, जिन लोगों में पानी आ रहा है वो सेवरेज लाइन से पानी मिला हुआ पानी, लोगों को पता ही नहीं। अक्सर मैं जाके कुछ गैस्ट्रो के मामलात होते हैं, उस पे जब हम कंसल्ट कर रहे होते हैं तो आफ्टर ऑल पता ही चलता है कि जी जो मेन डिफॉल्टर चीज़ क्या थी, वो पानी सही नहीं पी रहे थे। तो उनको पानी चेंज कराते हैं हम कि भाई पानी आप बॉयल पिया करें, ठीक है, अच्छा साफ सुथरा पानी पिए। इस अमल से भी उनको बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि पानी भी अगर आप ख़राब पी रहे हैं या पानी भी आप डिस्टिल वाटर पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपके पेट में दर्द बहुत ज़्यादा, पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा जन्म लेती हैं। तो ये ऐसा भी प्रोसेस होता है कि पेट में और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि प्रॉब्लम करती हैं? देखिए बहुत सारा, जब आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा तो लीवर पे इफेक्ट आता है, और यहाँ पर लीवर के बड़े मामला तो जिगर के। इस वक्त 65% जो इस रेशो है वो आपका लीवर, फैटी लीवर का मसला बहुत चल रहा है हमारे मुल्क में, शहर के अंदर, क्योंकि हमारी ग़िज़ाएं सही नहीं है। हम मिर्च मसाले बहुत खाते हैं, बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं, हाइजीनिक डाइट हमारा नहीं है, कोई प्लान नहीं है उसका। इसकी वजह से हमारा मैदा जिगर भी ख़राब है। मैंने आपसे पहले शुरू में कहा था कि हमारा मैदा अगर बिल्कुल सही वर्किंग में है तो समझेंगे हम बिल्कुल ठीक सेहतमंद है, हैं, हम बिल्कुल फिट हैं हम, ठीक है। ठीक है ना। सोचना इन बातों को ज़रूरी है, वरना तो ज़ाहिर है ये बीमारियां हमारे पीछे लगी रहेंगी। बिल्कुल यही वाली बात है नाज़रीन, क्योंकि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, तभी आप सारे काम कर सकेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि लापरवाह होते हैं, यानी उनके सेहत के साथ कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं, लेकिन वो लोग उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। और जब वो नज़रअंदाज करते हैं और आखिर टाइम पर जाकर जब वो डॉक्टर से रुजू करते हैं तो वो मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका होता है। तो अपनी सेहत के साथ जो है वो लापरवाही ना बरतें, क्योंकि अगर आप सेहत के साथ लापरवाही बरतेंगे तो आगे जाके नुकसान होगा। क्योंकि बहुत सारी मैंने फीमेल्स खातून को भी ऐसा देखा है जो कि घरों में काम कर रही होती है और उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती हैं, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज कर रही होती हैं। घर की ट्रीटमेंट ले ली आप लोगों ने, मेडिकेशन ले ली, पेन किलर्स खा लिए। पेन किलर्स खाना हल नहीं होता, पेन किलर्स वक्ती तौर पर आपको आराम देगा, लेकिन उसके बाद जो है जो आहिस्ता आहिस्ता पॉइजन आपकी बॉडी के अंदर बिल्डअप हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। तो काइंडली किसी कंसल्टेंट के पास चले जाकर, और आज
आजकल हमारा दौर ऐसा है, जो कि मैं आपको अवेयरनेस दूं कि आजकल कोई बीमारी भी छोटी नहीं होती, यानी आपकी कोई भी बीमारी है वो बहुत बड़ी बन के आपके सामने उभर कर आ जाती है। और जो स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स होते हैं उनको पकड़ लिया करें, ग्रैब कर लिया करें, क्योंकि अब कुछ नहीं पता लगता कि ये छोटे छोटे जो सिम्टम्स हैं वो आगे जाके कितनी बड़ी बीमारी क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर शफकत अली, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन, सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया, एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह।